सभी को नमस्कार। आज इस वेबिनार में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आए हुए बहुत सारे हमारे भाई बहन न्यूरोथेरेपिस्ट परिवार के लोग हैं और कुछ पेशेंट भी हैं, कुछ वेल विशर भी हैं। तो थोड़ा सा जो न्यूरोथेरेपी वाले वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनको इंट्रोडक्शन देना ही होगा। तो मेरा नाम है कमलेश चौहान और पिछले 30 साल से मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारे पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के साथ मैं 25 साल उनके क्लिनिक में उनके साथ रही हूँ। बहुत नज़दीक से उनके अनुभव और उनकी ट्रीटमेंट और उनके जीवन को देखा है और आत्मसात भी किया है। उनके साथ आश्रम जो हमारा है, जो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम वाड़ा में, उसकी जब नींव हुई थी तब से मैं 20 साल तक आश्रम में काम किया है। हर तरीके का काम वहाँ पढ़ाना था, जितने भी वहाँ आज तक के जो सारे जितने भी लोग पढ़ कर गए हैं, ज़्यादातर सब जानते हैं मुझे और मैं उनको भी जानती हूँ। इसलिए हमारा एक न्यूरोथेरेपी परिवार हो गया है। 20 साल वहाँ काम किया। उसके बाद जब वहाँ हॉस्पिटल खुला, हॉस्पिटल का भी अनुभव 2 साल का रहा है वहाँ। इसके साथ साथ मैं क्लिनिक पे 25 साल रही हूँ, जो बांद्रा में गुरुजी के साथ। और उसके बाद मेरे खुद के क्लिनिक 3 हैं, जैसे लोखंडवाला में है, मुंबई में, वर्सोवा में है, वर्ली में है और वाशी में। वाशी में जो क्लिनिक है उसको 22 साल हो गए हैं। और इस प्रकार से काफ़ी लंबा सफ़र न्यूरोथेरेपी में तय किया है। गुरुजी के साथ पूरे भारत में घूमे हैं। हमारे भारत के अलग अलग गाँव में, जहाँ पर बहुत इंटीरियर गाँव, जहाँ गाड़ी नहीं जाती, ऐसी जगहों पर भी हम गए हैं न्यूरोथेरेपी के प्रचार के लिए। वहाँ पर हमने कैंप लगाए, सेमिनार लगाए। उसके साथ साथ शहरों में भी इसका प्रचार हुआ और गुरुजी की वो मेहनत के कारण आज पूरे भारत में एटलीस्ट 2000 सेंटर हैं न्यूरोथेरेपी के। और इसमें से उसके बाद 2001 से मैंने न्यूरोथेरेपी की क्लासेस लेनी मुंबई में शुरू की, क्योंकि जो आश्रम था वहाँ जेंट्स के लिए था, वहाँ रहना होता था। तो उसमें जब हम लोगों का मतलब लेडीज के लिए वहाँ पर जगह नहीं थी, वो बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ प्रॉब्लम होते थे बहुत। इसीलिए फिर जो लेडीज के लिए, जहाँ मैंने मुंबई में गुरुजी से परमिशन ली और क्लासेस शुरू किए, और जो 2001 से आज तक चल रही हैं, उसमें काफ़ी कम से कम 1000-1500 मेरे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह पे अपने सेंटर चलाते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने इतने सालों का गुरुजी के साथ मेरा अनुभव था, उसके कारण लोग पेशेंट्स के बारे में, बीमारियों के बारे में गाइडेंस के लिए फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। और कई बार हम सेमिनार या कैंप, टॉक्स ऐसे अरेंज करते हैं न्यूरोथेरेपी के प्रचार के लिए। इसके साथ मैंने एक आरोग्य विकास फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसमें न्यूरोथेरेपी का स्टडी होती है, जिसमें हम गरीब लोगों के लिए जो बहुत तकलीफ में रहते हैं उनकी मदद करते हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा। मेंटल चैलेंज बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम कहीं सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत सारे घूम घूम के बेचारे थक जाते हैं, वो न्यूरोथेरेपी में हम उनके पेरेंट्स को ही सिखा देते हैं, उनको फ्री में सिखाते हैं, उनको फ्री में वो ट्रीटमेंट ही सिखा देते हैं कि वो घर पे बैठ के बच्चे को ठीक कर सके और उसका फीडबैक लेते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं भी ठीक ना हो, लेकिन न्यूरोथेरेपी में ठीक हुई है, इतने सालों में मैंने देखा है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी है, जो 99 में स्टार्ट हुई थी, उसकी मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। आरोग्य विकास फाउंडेशन की भी मैं संस्थापक और चेयरमैन हूँ। तो इस प्रकार से
बहुत लंबा सफर न्यूरोथेरेपी में किया है और आगे भी जिंदगी भर इच्छा है कि इसमें बहुत कुछ कर सकें। उसी का एक पहला ये था कि आज हम लॉकडाउन में जो घर में बंद रहे, तो दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम इस समय का फायदा लें और हम ऐसा कुछ करें जो लोगों के काम आए, जो उनकी हेल्थ के लिए उनको फायदेमंद हो। उनको आज लाइफ में बहुत जरूरी चीज एक ही है, जो है हेल्थ। तो उस हेल्थ के लिए मेरी सोच थी कि ऐसे कुछ किया जाए कि कॉमन लोगों को भी समझे, जो पब्लिक है उनको भी समझे, और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको भी समझे। तो इसीलिए आज ये हमने टॉपिक रखा है अपनी इम्यूनिटी, अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको हम कैसे ठीक कर सकते। इस प्रकार से आज जो माहौल है, आज लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और हर व्यक्ति ये सोच रहा है, अपने अपने घर में बंद होकर यही सोच रहा है कि अब कब बाहर निकलेंगे, हमारे काम कब शुरू होंगे, हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारा जीवन कब साधारण तरीके से चलेगा। और यही सब हर व्यक्ति सोचता है। कोई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अब आपको इस कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। अगर ऐसा ही है कि हमें इस बीमारी के साथ ही जीना पड़ेगा, इस महामारी के साथ ही रहना पड़ेगा, तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि हम डट के इस महामारी के सामने खड़े हो जाए। हम ऐसा कुछ करें कि हम कोई भी बीमारी आए, आज का जो है दौर वही नहीं, कोई भी बीमारी आए तो हम उस बीमारी से लड़ सकें और उससे आगे बढ़ सकें। इन्हीं सबको ध्यान में रख के हमने ये फैसला किया है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि आज बहुत कुछ है लेकिन फिर भी बाहर जाने से डर लगता। और जो कोई बीमार है एक्चुअल में, जिसका हमें पता चला कि ये व्यक्ति बीमार है, और उस समय कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, कितना भी वैभव हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम ठीक हैं, हम कमा भी सकेंगे, हम वैभव भी बना लेंगे, हम सब कुछ बनाएंगे, लेकिन जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तब। तो इसीलिए हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना, और सबसे पहले हमें, आपने भी देखा हुआ है कि पुराने टाइम में लोग 200 साल भी जिंदा रहते थे। हमारे साधु लोग होते थे ऐसे 200-200 साल जिंदा होते थे, सिर्फ कंद मूल फल खा के। तो हमें 200 साल नहीं, लेकिन 100 साल की जिंदगी तो अच्छी भली हो, जिसमें हम बहुत हेल्दी हो। अगर हम 90 साल जिंदा हैं, 100 साल जिंदा है या 80 साल जिंदा, लेकिन हम चलते फिरते हेल्दी रहे, हमें कोई बीमारी न हो, हमें कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार का हमारा अगर हम अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये इम्यूनिटी इम्यूनिटी तो आज बहुत चल रहा है, हर जगह है इम्यूनिटी के लिए ये करो, इम्यूनिटी के लिए वो करो, सब बोला जाता है, ये काढ़ा पी लो, ये दवाई खा लो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट यानी क्या? हमारे शरीर के अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स के हम ऑर्गन है, ऑर्गन से सिस्टम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर। तो वो जो सेल है या हमारे ऑर्गन है, वो हेल्दी कैसे रहते हैं? तो हमारे शरीर का कुछ सिस्टम है जिसमें खाना पीना हम खाते हैं, वो ठीक से पचता है, पचने के बाद वो ब्लड के थ्रू चेंज होता है वो, और ब्लड के थ्रू इन ऑर्गन तक, इन सेल्स तक पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वो चीजों, जो भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन चाहिए, वो सेल्स को मिलती है और सेल बहुत हेल्दी रहते हैं। पर होता है क्या कि कई बार हम
वो जो चीजें बराबर खा नहीं पा रहे या कुछ कारण से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है और वो जो न्यूट्रिशन उन सेल्स को चाहिए या ऑर्गन को चाहिए उनको मिला नहीं, इसलिए वो कमजोर हो गए, वो वीक हो, और इसीलिए फिर हमें प्रॉब्लम आता है। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइड मींस थायराइड स्लो हो गया, थायराइड का काम स्लो हो गया। तो अच्छा भला थायराइड था, वो कम क्यों काम करने लगा? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर बेसिक केमिकल है, बेसिक चीज है उसके लिए, जो उसको बहुत जरूरी है, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, वन टाइप प्रोटीन। वो प्रोटीन को टायरोसिन अमीनो एसिड है, जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो उसको मिले, उसका बेसिक केमिकल है, अगर वो ना मिले तो उसके कुछ हार्मोन्स नहीं बने, वो काम नहीं करेगा। वो हमारे खाने में पचने के द्वारा वो टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं पच रहा है, वो पच के बन नहीं रहा है, इसीलिए थायराइड में प्रॉब्लम आ रहा है और थायराइड जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी का भी यही हाल है कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो ठीक से पचना चाहिए, वो ठीक से पचने के बाद एब्जॉर्ब होना चाहिए और ब्लड के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन हैं, जो भी हमारे अलग अलग इम्यून सिस्टम के टिश्यूज हैं, उनको वो चीजें, वो न्यूट्रिशन, वो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो वातावरण मिलना चाहिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है। पर जब ये चीजें नहीं मिलती तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है, फिर हमारे सर्दी जुकाम से भी प्रॉब्लम आता है। इस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम यानी क्या? यानी शरीर को प्रोटेक्ट करने वाला, शरीर को बचाने वाला। बाहर से जब कोई दुश्मन आता है, समझो हमारा घर भी है, घर के आगे हमने वॉचमैन रखा है, तो किसी को भी आने नहीं देता है अंदर, पहचान वालों को ही आने देता है, बिना पहचान के किसी को अंदर नहीं आने देता। वैसे ये हमारा एक सिस्टम है बॉडी का, जो किसी भी बाहर के बंदे को अंदर नहीं आने देता। अभी ये बाहर के बंदे कौन है? वो है पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हैं जो हमारे दुश्मन है, हमारे शरीर के दुश्मन। बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट हैं, ये हमारे दुश्मन हैं और इनको वो लोग लड़के भगाते हैं, इनको देखते ही वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे हमारे अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ ऑर्गन है, कुछ सेल्स हैं, जो बाहर के दुश्मन को देखते ही एक्टिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि अरे ये कौन बंदा आ गया अंदर, इसको अंदर नहीं लेना, ये तो हमें नुकसान करेगा। और वो नुकसान करने वाले व्यक्ति को दरवाजे पे ही रोकते हैं, वो अंदर आ गया तो उसको मार डालते हैं, उसको भगाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ इसके अंदर ऑर्गन होते हैं, कुछ एक लिम्फेटिक चैनल है पूरी बॉडी के अंदर, जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो और ये जो इम्यूनिटी है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इसमें जो जन्म से ही इम्यूनिटी आती है, जन्म से ही हमारे साथ आती है, हमारे पेरेंट्स की जीन्स में से आती है। हमारे पेरेंट्स के जीन्स में भी तो इम्यूनिटी से लड़ने की ताकत होगी, वो हमारे अंदर आती है जन्म से ही, और उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो है ये नेचुरल है, ये हमारे पेरेंट्स से आती है, और ये जो इम्यूनिटी है ये हमें एक दिन का भी बच्चा हो तो वो भी कुछ वायरस या इन्फेक्शन से लड़ सकता है। इसमें कुछ माँ की तरफ से आती हैं, जो माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है, माँ के अंदर होता है, उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम उसके प्लेसेंटा से कुछ एंटीबॉडीज निकलती हैं जो बच्चे में आती है। और उसके बाद जब वो बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद उसके जो वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है,
उसमें से भी उसको एंटीबॉडीज माँ की तरफ से मिलती है और ये एंटीबॉडीज उसको कुछ सालों तक प्रोटेक्ट करती है। जो छोटा बच्चा है, समझो 4 साल 5 साल तक, जब तक उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है तब तक वो माँ के से जो उनकी वो, अगर बच्चा 1 साल तक भी ब्रेस्ट फीड करता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है और वो फाइट कर सकता है अपने दुश्मनों से, उसका शरीर। तो इसीलिए जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, करानी ही चाहिए एटलीस्ट 1 साल तक, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ठीक रहे। इसी प्रकार से कुछ हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो जन्म से अपने आप आती है और कुछ माँ की तरफ से हमें मिलती है। कुछ ऐसी भी है जो आर्टिफिशियल है, आजकल जो वैक्सीन वगैरह लगाते हैं वो एंटीबॉडीज, जो हमारे पास जो एक्टिव एंटीबॉडीज है ये जो है ये फाइट करती हैं दुश्मन से। मतलब कोई पैरासाइट आ गया, कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया बॉडी में, ये फाइट करती है और इनमें से एंटीबॉडीज बनती और बनने के बाद वो परमानेंट हमारे शरीर में रहती है। क्योंकि अगर एक बार एक कोई बीमारी आ गई, कोई बड़ी बीमारी, और वो शरीर के अंदर आई तो शरीर के अंदर उसका एंटीडोट बन जाता है, उसका दवाई अंदर बन जाती है और वो दवाई बरसों तक हम जिंदा हैं तब तक अंदर रहती है, मार करके रहती है। और उसके बाद में क्या होता है कि कभी फिर से वो बीमारी वापस आई तो हमारे अंदर के जो इम्यून सेल है उनको पता होता है ये बीमारी पहले आ चुकी है, तो वो तुरंत हमारा जो एंटीडोट रखा हुआ है दवाई वो निकालते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको मार देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इम्यूनिटी है ये हमें अपने माँ बाप से मिली हुई है, अपने मदर से मिली हुई है, कुछ हमारे शरीर ने अपने आप को फाइट करके बनाया हुआ है। और कुछ होते हैं कि जो हमें डर लगता है कि ये बीमारी बहुत फैलती है तो इसका पहले से ही कुछ इलाज करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंजेक्शन के द्वारा वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन भी एंटीबॉडीज हैं, लेकिन ये किसी पैरासाइट से या दुश्मन से लड़ी हुई नहीं है, इनको डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है और इसके साथ साथ इंजेक्ट करने के बाद ये बॉडी में रहती है सालों तक। अगर वो टाइप की कोई बीमारी आ गई तो उनसे ये मुकाबला करती है। और इसी तरह से ये जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन डिफेंस है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, यानी ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती हैं। उसमें स्किन आती है, स्किन के अंदर जो सिस्टम है इम्यूनिटी यानी डिफेंस सिस्टम, यानी हमें बचाने वाला हर जगह, बॉडी के हर पार्ट में। तो इस प्रकार से ये कौन कौन से ऑर्गन है, कौन से टिश्यू है, हम इनको देखेंगे। जैसे अभी हमारे अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं जिससे थाइमस बताया जाता है। तो थाइमस जो है वो स्टर्नम, जो हमारा ये गले के थोड़ा सा नीचे स्टर्नम एक बोन है, दोनों साइड के लंग्स है और बीच में वो स्टर्नम है, और हार्ट के थोड़ा सा ऊपर ये एक ऑर्गन है थाइमस, जो हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। ये इम्यून सिस्टम का बेस्ट ऑर्गन है। इसके अंदर बहुत सारे सेल बनते हैं, ये बहुत सारे सेल्स को पढ़ाता लिखाता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, दुश्मन आए तो कैसे उनको लड़ना सिखाता है। तो इसमें जैसे हमारे मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मीन्स मिलिट्री है, फिर हमारे नेवी वाले भाई हैं, फिर हमारा एयरफोर्स है। ये 3 टाइप के हमारे डिफेंस सिस्टम है। और अगर हम बोलें कि हमारे देश के अंदर पुलिस होती है जो न्याय और व्यवस्था देखती है, शांति रखती है चारों ओर। इस प्रकार से ये एक सिस्टम है, वैसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम है। तो आपको बताया थाइमस ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो आते हैं बोन मैरो से, लेकिन उसके बाद ये मैच्योर उनको ये करता है, उनको उनका पालन पोषण करता है और उनको इस लायक बनाता है कि ये बहुत अच्छे सोल्जर बने। तो इसमें सबसे पहले होता है एक सेल होता है जिसको हेल्पर बोलते हैं। हेल्पर यानी वो नाम से ही हेल्प दे करने वाला है,
हेल्पर सिस्टम है, वो हेल्प करता है, यानी क्या कि वो बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही की तरह है। वो देखने वाला है कि कौन सा दुश्मन आ रहा है, उस दुश्मन की क्वांटिटी क्या है, उस दुश्मन के पास कितने सारे हथियार हैं और हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। क्या ये पहले आ चुका है, क्या ये अभी नया नया बंदा आया है। इस प्रकार से वो देखते रहते हैं जो हेल्पर सेल है वो। और वो जैसे ही कोई दुश्मन आता है तो उसका पता करने के बाद ये मैसेज देते हैं दूसरे सेल को कि वो आ गया है, आप लोग तैयार हो। इस प्रकार से उनका नाम ही हेल्पर सेल है और वो अपने हेल्प के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब वो अपना मैसेज देता है तो और वो क्या करता है, अपने जैसे वो टी सेल यानी थाइमस के सेल है, वो टी सेल है, टी हेल्पर सेल, तो वो अपने जैसे और सेल भी बनाने लगता है फटाफट। वो अपने जैसे बहुत सारे सेल बनाता है कि अरे यहाँ इतने लोग आ गए, दुश्मन इतना आ गया, तो उसका मुकाबला करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। तो ऐसे ही वो टी हेल्पर सेल और लोगों को भी अपने जैसा बना लेता है और उसके बाद में वो तैयार रखता है कि दुश्मन को मारने वाले लोगों को मैसेज आता है कि तुम तैयार हो। वो जैसे अलग अलग दुश्मन को मारने वाले सेल है, टेकोसाइट है, मैक्रो फेसेस हैं, ऐसे जो सेल है वो तैयार रहते हैं कि अब दुश्मन आया तो इसको मारेंगे। वहां पर उसके बाद आता है थाइमस के किलर सेल होते हैं। ये हेल्पर सेल ने अपना काम कर दिया तो वो बोलता है आ जाओ, जितने भी हमारी फौज है वो आगे आ जाए। उसके बाद आते हैं किलर सेल। अब किलर सेल का नाम ही किलर है, यानी वो मारने वाला है। वो कुछ देखता नहीं है, वो सिर्फ उसको जो इंस्ट्रक्शन मिला, जो उसको सूचना मिली है कि ये ऐसा ऐसा सेल है, वो सूचना के आधार पर उनको मारता है और उनको मारना है। उसको और कुछ नहीं समझता, बस इनको मारना, इनको मारना, तो उनको मारता है। और जो कुछ भी और इसमें ये मतलब इन्फेक्टेड अगर सेल हो गए, कोई दुश्मन अंदर आ भी गया, कुछ सेल्स हमारे इन्फेक्टेड हो गए, तो ये उनको भी क्लियर कर देता है, उनको भी मार देता है, उनको भी भगा देता है। तो इस प्रकार से ये टी किलर सेल है जो मदद करता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि किलर सेल सारे ही सेल जो बाहर से आए हुए थे, जो इन्वेड है, जो दुश्मन है, वो बाहर से जब फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आई तो उनका सफाया इन्होंने कर दिया। और कुछ डेड बॉडी पड़ी है, कुछ जख्मी पड़े हैं, ये उनको भी क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर हमारे भी सेल डैमेज पड़े रहे तो वो नुकसान करेंगे शरीर में, तो ये उनको भी क्लियर करते हैं। और उसके बाद आते हैं सप्रेसर सेल, जो किलर सेल को शांत करते हैं। किलर सेल की जरूरत नहीं है, दुश्मन खत्म हो चुका है, तो सप्रेसर सेल आते हैं। सप्रेसर सेल किलर सेल को शांत कर देते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो किलर सेल खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं वहां से, अब जरूरत नहीं है, शांति से बैठो। इसी में एक छोटे से सेल है मेमोरी सेल, वो भी थाइमस के ही है। वो इन सारे वातावरण को, इन सारी लड़ाई को वो देखता रहता है चुपचाप बैठ के, और फिर वो हिसाब लगाता है, वो लिखता है कि ये बीमारी थी, ये दुश्मन था, उसका ये हमने इलाज किया, इतनी हमारी सेना इसके अंदर लड़ी और इतने मरे, इतने जिए, वो सारा हिसाब लिखता है। और वो बीमारी का एंटीडोट हमारे थाइमस में मार्कर के रूप में रहता है और बरसों तक रहता है। जब तक हम जिंदा हैं, उस बीमारी का एंटीडोट हमारे ऐसे हजारों मार्कर होते हैं। जितनी बीमारियां आ चुकी, हमारे पेरेंट्स ने देखी, हमने देखी, हमारे दादाजी ने देखी, दादी ने, वो सारी हमारे जीन्स में, हमारे थाइमस में आ जाती है और इसीलिए हमारा रक्षण होता है। आप सोचो कि ये मार्कर हमारे पास, बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भगवान ने बना के रखा और ये आपको हर बीमारी से बचाता है। इस प्रकार से स्प्लीन एक पार्ट है, एक ऑर्गन है स्प्लीन बॉडी का, जो हमें जब जरूरत हो तो, जो WBC है, ये WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जो है ये बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो में बनने के बाद पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूमते हैं। ब्लड जो है उसके अंदर 3 टाइप के सेल होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट।
तो 3 सेल होते हैं जो ब्लड के अंदर हमेशा घूमते रहते हैं। वो घूमेंगे कैसे? क्योंकि वहाँ फ्लूइड है, एक वन टाइप फ्लूइड है, पानी है, जिसके अंदर ये तैरते रहते हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये प्लाज्मा के अंदर पूरा बॉडी के अंदर हर जगह ब्लड वेसल है जहाँ से ये ब्लड घूमता रहता है, और उसमें ये WBC व्हाइट सेल रहते हैं। व्हाइट सेल ही है मेन जो फाइट कर हर एक चीज जो मैंने आपको बताया। थाइमस के जो सेल है ये WBC ही, वो अलग एक टाइप है जो फाइट करता है, जो थाइमस ने तैयार किए हुए दुश्मन को मारने के लिए फौज है, तो थाइमस ने उसको बनाया हुआ है, तैयार किया है। तो इसी प्रकार से बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल है। स्प्लीन हम बाद में बोलेंगे, पहले मैं बोन मैरो के बारे में बताऊं तो हमें जो सेल्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होते हैं। वो स्टेम सेल इन तीनों टाइप के सेल को बनाते हैं, और RBC को बनाते हैं, WBC को बनाते हैं, और प्लेटलेट को। और ये जो सेल हैं ये हमारे बोन यानी जो चपटे बोन है, हमारे पेल्विक का बोन है, हमारी बैक का जो चपटा बोन है, या हमारे घुटने के जो बड़े बोन है, एल्बो के बड़े बोन है, उन बोन्स के अंदर अंदर की लेयर पे ये बोन मैरो होते हैं। ये ऐसे लगे हुए होते हैं बोन को, चिपके हुए, और यही सबसे बड़ा काम करते हैं। यहाँ से ही हमारे ये वहाँ स्टेम सेल होते हैं अंदर, जो स्टेम सेल ये ब्लड सेल को बनाते रहते हैं। तो ये जो बोन मैरो है इसके अंदर लिम्फोसाइट भी बनते हैं जो WBC में ही आते हैं। ये लिम्फोसाइट जो होते हैं ये भी कुछ लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर ही रहते हैं। आपको बोन मैरो समझ गया, और ये बोन मैरो के अंदर जो सेल है कुछ दिन तक उसके अंदर ही रहते हैं, वो मैच्योर होके बोन मैरो से बाहर निकलते हैं और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, क्योंकि वो बोन मैरो में मैच्योर। कुछ अनमैच्योर निकल जाते हैं और वो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं, उनको थाइमस लुक आफ्टर करता है, उनको कहते हैं टी लिम्फोसाइट। इस प्रकार से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दो हमारे सिपाही हैं जो WBC में आते हैं, जिनका बहुत बड़ा काम है। इसी प्रकार से जो हमारे सेल्स हैं इसमें ल्यूकोसाइट होते हैं। ये देखते हैं और अपने जैसे फटाफट बहुत सारे सेल्स को बना देते हैं, और जैसे ही कोई दुश्मन आता है तो वो जो दुश्मन को मारने वाले उनको ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर देते हैं तो वो फैगोसाइट हैं, मैक्रोफेजेस हैं जो आते हैं और उसको दुश्मन को घेर लेते हैं, क्योंकि उनको मैसेज मिल चुका है, दुश्मन को घेर लेते हैं ऐसे और घेर के खत्म कर देते हैं। इनको भक्षक कोशिका कहते हैं हिंदी में। भक्षक यानी उनको खाने वाली। तो वो जो वो बाहर से जो कोई वायरस या बैक्टीरिया आया उसको ये खा जाते हैं। ऐसे ही इसमें जो मैंने बताया आपको लिम्फोसाइट जो होते हैं, तो लिम्फोसाइट का काम है हमेशा, उसमें जो मैंने कहा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती है। तो बी लिम्फोसाइट जो है ये हमारे जो एंटीबॉडीज बनती हैं, कोई भी दुश्मन आता है उसको एंटीजन कहते हैं, जो बाहर से आया हुआ वायरस है, बैक्टीरिया है, वो एंटीजन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती है। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को बनाते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट घूम रहे हैं ब्लड में उनको बी लिम्फोसाइट मदद भी करते हैं। उनको कोई मदद चाहिए तो वो भी ये बी लिम्फोसाइट उनको मदद भी करते हैं। इस प्रकार से ये बोन मैरो से निकले हुए WBC हैं जो हमारी पूरी बॉडी में घूम के हमें बचाती है। तो जो टी लिम्फोसाइट है उसमें ये शरीर के दुश्मन को मारती है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट उसके लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज से वो मरेंगे, पर मारने वाला कौन है? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट ये दूसरे ल्यूकोसाइट को अलर्ट भी करते हैं और खुद भी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं दुश्मन। इस प्रकार से, और जो भी इसमें एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो भी एक केमिकल है अलग टाइप का जो एंटीबॉडीज को बनाता है।
तो एंटीबॉडी जो बनती है, हर एक एंटीबॉडी के ऊपर ना एक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन होता है जो स्पेसिफिक बीमारी के लिए होता है। जैसे ये एंटीबॉडीज बनी तो ये सिर्फ मीजल्स के लिए है, ये एंटीबॉडीज बनी ये मलेरिया के लिए है, ये एंटीबॉडीज बनी ये क्या बोलते हैं टाइफाइड के लिए है। तो ऐसे अलग अलग एंटीबॉडीज पे भी कुछ मार्कर होते हैं। वो मार्कर के कारण हमें पता चलता है, तो हमें नहीं, हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को, कि ये बीमारी आई तो ये एंटीबॉडीज हमें यूज करनी। इस प्रकार से वो एंटीबॉडीज का भी बहुत बड़ा काम रहता है। ये एंटीबॉडीज जो है ये एंटीजन को लॉक करके रखती है, एंटीजन आया उसको पकड़ के रखती है, लॉक करके रखती है, और बाद में फेगोसाइड वगैरह आके उसको खा जाती है, खत्म करती है। इस प्रकार से ये जो सेल्स है हमारे शरीर के अंदर, WBC के सेल, ये हर जगह पे दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसमें से कुछ हैं जो सिर्फ बताते हैं कि ये दुश्मन है, ऐसा है, यहाँ से आया है। कुछ है जो उनको तैयार करते हैं, मैसेज देते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं कि अभी लड़ना है। और कुछ है जो जाके सचमुच उनको खत्म करते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो लड़ाई में डेड बॉडी गिरी पड़ी है, जख्मी लोग गिरे पड़े हैं। वैसे ही हमारे जो इम्यून सिस्टम में लड़ाई होती है उसमें भी कुछ डेड बॉडीज होती है, कुछ अपने हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज हुए पड़े होते हैं, तो ये उनको भी क्लियर करने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है कि हम कोई एक उंगली जरा सी कट जाए तो सोचो कितनी बड़ी वॉर हो जाती है वहां, कितने सारे सैनिक वहां आ जाते हैं, केमिकल, कितनी सारी एंटीबॉडीज बन के उस चीज को वो कब ठीक कर देते हमें पता भी नहीं चलता है, और 2 दिन 3 दिन में हमारी उंगली ठीक हो जाती है। तो ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है। इसके साथ साथ स्प्लीन है, स्प्लीन जो हमारे ब्लड को हमेशा फिल्टर करती है, फिल्टर से, और उसके साथ हमारे जो RBC है, हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है RBC के अंदर, वो जो RBC है वो जब उनका उम्र 120 दिन की होती है, वो 120 दिन उनके खत्म हुए, उनकी एज खत्म हो गई तो बूढ़े हो जाते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, टूट फूट हो जाती है, तो उनको रिमूव करने का काम स्प्लीन करती है। नहीं तो शरीर में जमा हो जाए सारी डैमेज चीजें, तो स्प्लीन का काम है उनको रिमूव करना। इन्फेक्शन के टाइम पे वो WBC को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देती है, और WBC और प्लेटलेट उसके अंदर बनते हैं। और इस प्रकार से स्प्लीन भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो WBC को जब इन्फेक्शन आएगा बना के हमें हमारे मतलब दुश्मन के खिलाफ लड़ने का काम भी करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में लिम्फ नोड है। अब लिम्फ नोड यानी आप उसको महसूस कर सकते हो, कभी कभी हमारे गले के आसपास ऐसे गोल सर्दी जुकाम हो या मलेरिया, बारीक बारीक गांठें नेक के आसपास लगे दिखेंगी, यहाँ दिखेंगी। तो ये लिम्फ नोड होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं। तो ये लिम्फ नोड भी हर जगह से लिम्फोसाइट को मदद करने के लिए और हमारे दुश्मन को मारने के लिए। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको सर्दी खांसी बहुत होती है, तो सर्दी खांसी बहुत होने के कारण वो जब दुश्मन अटैक करता है तो ये लिम्फ नोड सक्रिय हो जाते हैं बहुत। पर वो बच्चा छोटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम, लो है, तो ये लिम्फ नोड जो लड़ती है इसमें ये फूल जाती है, और ये अगर दुश्मन से मुकाबला नहीं कर पाई तो फिर दुश्मन अंदर आ जाता है। तो उस टाइम पे ये लिम्फ नोड बहुत सारी मिलके दुश्मन को भगाने का काम करती है, और ये खुद उस लड़ाई में फूल जाती है। तो आप उनको महसूस कर सकते हो नेक के पास और दूसरे हमारे आर्मपिट जो होती है वहां होती है। ये इनका पूरा जाल होता है लिम्फेटिक वेसल का, या इसमें लिम्फ नोड जहां जहां लिम्फेटिक वेसल उनके साथ साथ थोड़ी थोड़ी दूर पे आर्मपिट में, ग्रोइन में, हमारे पैरों में चलती रहती है। तो वैसे ही लिम्फेटिक वेसल जो है
ये लिम्फेटिक वेसल भी हमारी आर्टरी और हमारी वेन जहां जहां जाती है वहां वहां इसके अंदर लिम्फ भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जहां इसकी जरूरत हो वहां ये लीक हो जाता है। और ये भी हमारे ब्लड वेसल की तरह पूरे शरीर में इसका जाल बिछा हुआ होता है और हर ऑर्गन की सुरक्षा ये करता है। इस प्रकार से ये जो इम्यूनिटी स्टेम सेल है, ये हमारे जो दूसरे WBC सेल है, इनके बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे ये हमें बोन मैरो से निकलने के बाद हमें हमारे लिए काम करते हैं और हमको बचाते हैं। इसमें मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम कैसे हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे शरीर के अंदर सब जगह वो इम्यून सिस्टम हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन के वहां पर है जो हमारी रक्षा के लिए रहता है। तो इसमें ऐसा है कि हम जब मुंह से खाना खाते हैं या पानी पीते, कोई भी चीज खाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा आता है। वो सलाइवा हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उस सलाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है जो हमारे अंदर भोजन के अंदर जो भी बाहर से वायरस बैक्टीरिया आ गया है उसको वहां पर ही खत्म कर देता है, उसको अंदर जाने ही नहीं देता है। और उस चीज को मतलब हम जो भी आके क्यों खाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे सलाइवा में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ मतलब इन्फेक्शन से लड़ने वाली ही, दुश्मन से लड़ने वाले ही नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है या जो एंटीबॉडीज हैं वो ही नहीं है, बल्कि इसमें मिनरल भी रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम जैसे मिनरल है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोराइड है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दांतों को मजबूत रखती है। तो हमारा सलाइवा अच्छा से क्रिएट होना चाहिए खाना खाते समय। तो सलाइवा मिक्स होगा तो वो बैक्टीरिया वायरस दुश्मन जो भी है उनको मारेगा और हमारे दांतों को मजबूत रखेगा। अगर हमारे दांतों में खाना, और इसके साथ जब खाना अंदर जाता है ही, तो हमारे गले के यहाँ अंदर की साइड में दो और सिपाही बैठे हैं, वो टॉन्सिल्स भी हमें बचाते हैं। हमारे खाने के अंदर पीने के अंदर कोई भी बाहर का दुश्मन आता है तो उससे हमारी रक्षा करते हैं। ये लिम्फ नोड अंदर हम जाए तो ये पूरे शरीर के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हर एक ऑर्गन के अंदर की साइड की लेयर है। कोई भी ऑर्गन हो, चाहे हमारा इसोफेगस है, हमारा स्टमक है या हमारा लीवर है, उसके अंदर की जो लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो बहुत चिकनी होती है, वो ग्लू टाइप होती है। तो उस पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस मुंह से बच के अंदर गया तो वहां चिपक जाएगा, वो आगे जा ही नहीं सकती। वैसे ही हमारा नाक है, जो सांस लेते हैं, हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं, धूल के कण है या कोई वायरल है, बैक्टीरिया है, तो उस म्यूकस से चिपक जाएगा। हमारे जो सांस की नली है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर वो नहीं जा पाएगा। वैसे ही जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन है, अंदर के ऑर्गन के ऊपर भी हर ऑर्गन एक सेफ इससे कोटेड होता है, एक सेफ लेयर से कोटेड ऊपर से भी होता है। वो ऊपर की जो लेयर है वो पेरिटोनियम की कवरिंग, वो पेरिटोनियम की कवरिंग है जो ऊपर की लेयर को ढक के रखती है हर एक ऑर्गन को। तो पेरिटोनियम में भी दो दो लेयर होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। अभी फ्लूइड क्यों भरा है, क्योंकि ये ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर एक लिम्फ वेसल होती है जगह जगह, और लिम्फेटिक ग्लैंड वो भी देखती है। पेरिटोनियम कवरिंग में भी लिम्फ नोड होती है और उनका भी काम यही है कि कोई दुश्मन आ जाए, ब्लड में से आ जाए या और कहीं से आ जाए, सांस के द्वारा आ जाए, तो ऑर्गन के अंदर उनको जाने नहीं देना। वो ऑर्गन की सुरक्षा के लिए रहती है और वो ऑर्गन के अंदर उनको जाने नहीं देती। इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर के अंदर ये डिफेंस सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम है,
जो हमारे पूरे शरीर की रक्षा करता है, और इस सिस्टम के वीक होने से हम छोटी छोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम से भी फाइट नहीं कर पाते। तो भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। आप अगर देखोगे कि हमारे शरीर के अंदर ही सब चीज है, हमें बाहर से कुछ लेना नहीं है, दवाइयां खानी नहीं है, क्योंकि जो दवाई बाहर से खा रहे हो वो अंदर बन रही है बॉडी के अंदर, भगवान ने बना के रखी हुई है पहले से। हर दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के औजार, उनसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए बनाई हैं। और इसी प्रकार से भगवान ने शरीर के अंदर बनाया है, वह भगवान ने इस शरीर को बचाने के लिए, हमारे शरीर की रक्षा के लिए, हमारी इम्यूनिटी की रक्षा के लिए ये दुनिया बनाई। और ये दुनिया में, ये कुदरत में ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर से मेल खाती, जो हमारे शरीर का जिसमें समन्वय बनता है। और वो चीजें हैं जो हमारे कुदरत ने हमें नमक के रूप में दी है, जिससे हम स्वस्थ और सुखी रहें। वो है पंच महाभूत। पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट। अब हम इन 5 एलिमेंट की बात करेंगे। 5 मिनट के लिए हम यहाँ बंद करते हैं प्रोग्राम, बंद नहीं करते हैं, मतलब 5 मिनट देते हैं जिसमें आप लोग पानी वगैरह पीना हो तो पी सकते हो, और पानी पी के आप अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। मैं खुद भी पानी पी लूंगी, और इसके बाद हम आगे का सृष्टि है, यूनिवर्स, ये 5 तत्वों से बना है। उसके साथ साथ हमारी ये जो धरती है, हमारी पृथ्वी है, ये भी 5 तत्वों से बनी है। उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, ये भी इन 5 तत्वों से ही बना है। और ये हमारा मतलब यूनिवर्स से आई हुई चीजें हैं, कि जो हमारे शरीर को और यूनिवर्स को और धरती, इन सभी के लिए एक ही तत्व है, जो 5 तत्व। वो क्या है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनके कारण हम और हमारा शरीर, हमारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सभी कुछ चेंज हो सकती है अगर हम इनका यूज करें तो। अगर तो नेक्स्ट, इसमें जो ये 5 तत्व हैं, अगर हम देखा जाए इनको, तो हमारा और इनके साथ हम मैंने जैसे कहा समन्वित हो, या हम इनको अपने शरीर के लिए धारण करें और इन 5 तत्वों में लीन हो, तो देखिए हमारे जैसा कोई इंसान मजबूत हो ही नहीं सकता। तो इसमें अर्थ जो है, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी यानी भूमि यानी मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है, उस हम मानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही इसमें से प्राण निकलते हैं, हम जो मिट्टी ही बन जाते हैं। उसके बाद शरीर शरीर रहता नहीं है, 2 दिन भी कोई उसको रखना नहीं चाहता, तो ये मशीन का काम खत्म हो जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। तो हमारा जो मिट्टी, जो जमीन है, वो बहुत मजबूत होती है। इसीलिए हमारे मसल्स, बॉडी के जो बोन है, वो मिट्टी को रिफर, वो को रिफर करती, क्योंकि वो मजबूत। वैसे हर जगह की जरूरत है। तो आगे हम देखेंगे कि हमें पानी कितना, कैसे, क्यों चाहिए शरीर के। वैसे ही अग्नि है, अग्नि के बिना हम जीवंत अग्नि, यानी जो स्टमक के अंदर अग्नि है यानी HCl है, वो हमेशा उस अग्नि वो प्रज्वलित होनी चाहिए। तो उसी के कारण हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, और जो चीजें हमारे शरीर को मिलेंगी उससे हमारा शरीर बहुत अच्छा होगा। वैसे ही है पवन, वायु। वायु ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये
दोनों ही हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, हमारे शरीर के हर एक सेल के लिए ये बहुत जरूरी है। वैसे ही है आकाश है, आकाश यानी एक स्पेस, एक अनंत ब्रह्मांड, और वो रिफर करता है हमारे अंदर के मानसिक शांति को, हमारे जो अंतरात्मा कहते हैं हम, अंतरात्मा, उसके लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारी पॉजिटिविटी के लिए, हमारे एक अच्छे आनंद के लिए हमें उसको रिफर करना पड़ता है, उसके अंदर हमें जाना पड़ता है, उसमें हमें समाना पड़ता है। और हमारा अगर मन अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमें बहुत शांति है, तो फिर हम आगे के जो हमारा शरीर है वो भी हमारा बहुत अच्छे से और चलता है और स्वस्थ रहता है। अब हम इन 5 तत्वों में से देखेंगे कि भूमि जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में मसल्स और बोन के लिए हमने कहा है कि मजबूत है ये, तो ये जो पृथ्वी है, धरती माँ यानी मिट्टी, तो मिट्टी के अंदर बनी हुई हर चीज हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी है, तो इसी प्रकार से हमारे मिट्टी के अंदर जो भी चीजें नेचर में भगवान ने बनाई है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमने जो भिंडी बनाई वो हमने नहीं बनाई, वो कहीं ना कहीं नेचर में उगी हुई, और वो भिंडी जो है वो खाने से हमारे शरीर को फायदा होता है, कैल्शियम मिलता है अच्छा। तो वैसे ही करेला है, वैसे ही सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये कहीं ना कहीं कुदरत में हुई है। और ये भी फ्रूट है, अलग अलग टाइप के फ्रूट है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो सीजनल चीजें ही ज्यादा चलती। सीजनल यानी अगर आम का मौसम है तो उस आम के मौसम में आम खाना ही हमारे शरीर के लिए उत्तम है। उस सीजन में उस शरीर को आम की जरूरत है, इसलिए भगवान ने ये गर्मी के सीजन में ही आम बनाया है। और इसी प्रकार से अगर हम ठंड में देखें तो ठंड के अंदर ठंडे फ्रूट आते हैं, क्योंकि उस सीजन में, ठंडे सीजन में ठंडे फ्रूट हमारी बॉडी को सूट होते हैं। तो सीजनल जो चीजें बनी हैं वो हमारे बॉडी के हिसाब से पहले से ही भगवान ने बनाई है, तो हमें भी उस कुदरत के नियमों पे चलना चाहिए। अगर हम आम खाते हैं फरवरी मार्च में तो हमारे शरीर को सूट नहीं होगा, उसके कारण हमें तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए जो सीजन में जो सब्जी आती है, जो सीजन में जो फ्रूट आते हैं, वो सीजनल ही खाने चाहिए। दूसरा है कि हमारे अनाज, अब जो हमारे अनाज वगैरह आ रहे हैं, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, तो उसमें ज्यादातर देखो जो मिट्टी से लगी हुई चीजें हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम कुछ गलत काम भी करते हैं ना। हम उस पे यूरिया डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, ज्यादा फसल उगाने के लिए, हमें फायदे के लिए, लेकिन हम ये नहीं देखते उस फायदे में हमारा कितना बड़ा नुकसान है। हमारा शरीर दिन ब दिन वीक हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो रही हैं ऐसी फसल खा के जो आर्टिफिशियल खाद डाल डाल के उगाई गई। हमारी जमीन भी बंजर हो रही है उन कारणों से। तो हमें इस भूमि को, इस मिट्टी को बचाना होगा, तो हमें उन चीजों को चेंज करना होगा। और ऐसे जो पहले हम गोबर की खाद बनाते थे, जो हम कचरे में से खाद बनाते थे, वही खाद अगर हमारे खेतों में जाए, हमारी फसल उतनी ही अच्छी होगी और हमारे शरीर के लायक बहुत अच्छी होगी, हमारे शरीर को वो स्वस्थ करेगी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कुछ लोग सुधर रहे हैं, एजुकेशन उनको सुधार रहा है, और कुछ लोगों ने ये शुरू भी कर दिया है जिसको हम आज ऑर्गेनिक कहते हैं। तो वो बिना यूरिया यूज किए हुए, मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का सुना था कि यूरिया जो है, जो बना हुआ है,
उसको नीम कोटेड करें। तो अभी ये नीम कोटेड यूरिया शायद थोड़ा अच्छा होगा, उस पे नीम का कोट डाल देते हैं। फिर भी अगर हमें अच्छी जमीन भी रखनी है, अच्छी जमीन होगी तो इंसान अच्छे बने, और क्योंकि जमीन से हमारा रिश्ता है, और हम ही अगर जमीन को खराब कर रहे हैं तो हमारा शरीर भी खराब होगा, हमारा मानसिक जो चीजें हैं वो भी खराब होगी। तो इसलिए एक इसलिए हमारे जो शरीर के अंदर अगर अच्छा अनाज जाए, अच्छी दालें, अच्छे गेहूं और चावल वगैरह ऑर्गेनिक हो, तो उतना ही हमारी आने वाली पीढ़ी के भी तबीयत ठीक रहेगी, वो हेल्दी रहेगी। हाँ, अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रूट्स हैं उनको हम पानी में नमक डाल के उसके अंदर हम उनको कुछ देर रखें, 10 मिनट। हमारे सब्जियों को भी ऐसे ही धो के हम नमक के पानी में 10 मिनट रखें और फिर हम उसको पकाएं, ताकि हम उन केमिकल से हमारा बचाव हो सके। ऐसे ही हमारी जो जमीन होती है, जो भौगोलिक कंडीशन है, वो उस कंडीशन से भी हमारे शरीर का संबंध होता है। जैसे हमारे देश में, भारत में पंजाब साइड, उत्तर साइड जो है, वहां पर 6 महीने गेहूं उगता है, 6 महीने मक्का उगता है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र साइड में, दक्षिण में चावल ज्यादा उगता है, गेहूं बहुत होता है। वहां के रूप में खाएं, उनको सलाद बना के खाएं, सब्जी बना के खाएं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल के लिए हम लोग दवाइयां खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो दवाई खाते हैं। तो आपको ये पता है कि भगवान ने उसके लिए ऑलरेडी दवाई बनाई हुई है। छोटी सी चीज है, अलसी। अलसी हमारे, अगर हम 2 महीने खाते हैं रेगुलर 1 चम्मच, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई हार्ट अटैक आएगा उसके कारण। तो इस प्रकार से ये हमें जो भी मतलब इसका एक मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसमें पीपीटी में लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि एक 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम सौंफ, ये भून लेनी है थोड़ी थोड़ी और एक बॉटल में रख लेनी। ये बहुत अच्छा एक टॉनिक है आपके लिए, आपके पूरे शरीर के लिए। इसको आप सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच, दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच और रात के खाने के बाद 1 चम्मच, ऐसे पूरा 3 चम्मच पूरे दिन में ले लें। आपको सूट ना हो तो आधा चम्मच लो, लेकिन ये 3 महीने आप लो और 3 महीने में आप खुद देखोगे कि आप में क्या क्या चेंज आता है। इसके साथ साथ नट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें ज्यादातर लोग बादाम खाते हैं, अखरोट थोड़ा सा कसैला है, टेस्ट के कारण लोग खाते नहीं, पर अखरोट बहुत अच्छी चीज है। मैंने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है अखरोट का। अखरोट जो है वो, उसमें ओमेगा फैटी एसिड है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है। अगर उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो बी कॉम्प्लेक्स की बहुत सारे विटामिन है। तो एक अखरोट अगर आप एक दिन में खाते हो, जो मेनोपॉज हुआ है जिन लेडीज को, उनके मसल्स के लिए, उनके बोन मजबूत होने के लिए, हमारे विटामिन डी की रक्षा के लिए, हमारे शरीर में B12 ठीक से रहे उसके लिए, एक अखरोट रोज खाने से हमको बेनिफिट होगा उसका। और वो एक अखरोट और ये जो मिक्सचर बनाया आपने, ये रोज आप लो। एक अखरोट, अगर गर्मी का सीजन है तो आप पानी में भिगा के लो, उसके साथ आप बादाम ले सकते हो, उसके साथ आप और चीजें भी ले सकते हो, तो नो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब अच्छा है। लेकिन भगवान ने, आप देखो, आप सोचो कि कई चीजें नेचर में ऐसी बनाई हैं कि वो इंडिकेट करती है हमारे ऑर्गन को। जैसे बादाम है, तो बादाम हमारी आंखों की शेप का होता है, यानी वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जो अखरोट है वो तो टोटल ब्रेन की शेप का होता है।
यानी वो हमारे ब्रेन के लिए एक टॉनिक है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और सचमुच में अखरोट आप 3 महीने खाओ, जिसकी मेमोरी कम है वो मेमोरी फिर से वापस आने लगेगी, आप देखो खाकर। लेकिन सिर्फ एक अखरोट, तो वो गर्मी में भिगा के खाना है, वो छिलका निकाल के खाओ चाहे तो, बादाम भी और अखरोट भी। बादाम 4 लो, अखरोट 1 लो। और उसके साथ साथ जब ठंड होती है तो ठंडी में जो ये छिलका है इनके ऊपर वो गर्म है, तो ठंडी में हमारे शरीर को जरूरत होती है, तो इसको छिलके के साथ खाओ। इस प्रकार से ये चीजें आप लो। दिन में एक टाइम सलाद खाना ही है कंपलसरी, दिन में एक आध फ्रूट खाना ही है कंपलसरी, और उसके साथ जो भी खाना है चबा के खाइए, अच्छे से खाइए, और बैलेंस डाइट नेचुरल रखिए, जो कुदरत ने हमें दिया उसी रूप में उसको ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करें। और अगर सब्जियां भी पकाते हो तो कम पकाओ, बहुत ज्यादा पका के मैश करके खाने से उसके विटामिन, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो आज हम दूध घी से डरते हैं, दूध घी मक्खन, इनसे लोग डरते हैं हमारे फैट बढ़ जाएगा, फैट नहीं बढ़ता है जबकि हमें शारीरिक काम करने। आज हमें भगवान श्री कृष्णा ने मक्खन खाना सिखाया है। कितना मक्खन खाते थे बच्चे, मतलब मटके से निकाल निकाल। वो इंडिकेट करता है कि हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मक्खन जरूर देना चाहिए, और वो प्योर मक्खन हो घर का, तो उसमें, और वो भी गाय का। उसके कारण उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उनका विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, उनका B12 बहुत अच्छा होता है। तो वो बच्चे अगर बचपन में उनको मक्खन खिलाया जाए तो वो आगे जाके उनका शरीर बहुत मजबूत होता है। तो इस प्रकार से मक्खन और घी और तेल, ये जो चीजें हैं, ये मैंने देखा है कि ये रॉ में ज्यादा काम करता है। अच्छा, मतलब हमें बचपन में रोटी के ऊपर से घी कच्चा लगाया जाता था, तवे के ऊपर रोटी रख के घी नहीं लगाते थे, उसको पकाते नहीं थे, तो बोलते थे कि कच्चा घी ज्यादा अच्छा है। आज मैंने देखा कितने डॉक्टर हैं बताते हैं कि आप 2 चम्मच नारियल का ऑर्गेनिक तेल पियो रोज, या 2 चम्मच तिल का तेल रोज पियो। तो ये पीने से क्या होता है, तो बोले कच्चा तेल पीने से हमारे जितने भी सेल है उनका जो कवरिंग है वो बहुत अच्छे से मजबूती से बनेगी, तो हमारा हर ऑर्गन अच्छा रहेगा। तो हमें फिर से उस पुराने टाइम में जाना चाहिए, तला वाला जरा कम करके हमें कच्ची चीजों का यूज करना चाहिए। अगर आप चपाती को तेल लगाते हो तो तवे पे मत लगाओ, नीचे निकाल के उसके ऊपर घी लगाओ या तेल लगाओ, जो भी लगाते हो। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। और रोटी, तेल और दालें, ये हमेशा बदल बदल के चेंज करके खाइए, और ये हमारे हेल्थ को अच्छा रखेंगी, हमारे शरीर को अच्छा रखेंगी। और इन चीजों से हम जो धरती के नजदीक आते हैं, इन चीजों के कारण शरीर मजबूत होगा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, इम्यूनिटी का हर जो पार्ट है वो मजबूत होगा। उसके साथ साथ अगर हम इतना अच्छा खाते पीते हैं तो इसको पचाने के लिए और इसको ठीक ठाक शरीर के अंदर इसका यूज हो, उसके लिए हम बैठे बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज करने के लिए हम बाहर जाते हैं, जॉगिंग करते हैं या जिम में जाते हैं। तो आज तो हम घर में बैठे हैं, हम लॉकडाउन में बैठे हैं, हम बाहर जा ही नहीं सकते। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, और मैंने इसमें से कुछ जो है लोगों को बताई, उनका बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार ये जो है ये पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। ये एक्सरसाइज क्यों करनी है? एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का हर सेल हिलना चाहिए, हिलना चाहिए, तो उसमें सर्कुलेशन अच्छा होता है। कुछ औरतें मुझे कहती हैं कि हम तो पूरा दिन घर का काम करते हैं, पूरा दिन किचन में लगे रहते हैं, तो हमारी तो एक्सरसाइज बहुत हो जाती है, हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज क्यों करें? तो एक्सरसाइज का मतलब होता है एक रिदम के साथ हमारे पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन हिलना। तो जो औरतें काम करती हैं वो उसमें उनके हाथ, अपर पोर्शन ज्यादा काम करता है, रोटी बनाई, चावल बनाया, दाल बनाई, जो भी काम किए हाथों से ज्यादा यूज होता है, पर कमर और पेट की एक्सरसाइज नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो स्पॉट जॉगिंग है,
एक ही जगह पे आपको 15 मिनट 10 मिनट भागना है, स्लो भाग सकते हो, फास्ट भाग सकते हो। और सूर्य नमस्कार तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने कई लोगों को सिर्फ डाइट और सूर्य नमस्कार कहा है करने के लिए, और कुछ ऐसी लड़कियां यंग थी जिनका विटामिन डी 3 और 4 10 तक था, लड़के या लड़कियां, उनका 4 महीने या 3 महीने एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद विदाउट जो विटामिन डी 60 के ऊपर आया है, और B12 उनका 600-700 भी हुआ है। तो आप भी करिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, स्ट्रेचिंग करिए, खाली हाथों को जोर से खींचो, पैरों को खींचो, लेकिन हर ऑर्गन उसमें हिलना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं, वो कर सकते हो, वो पीटी भी बहुत अच्छी है। स्कूल पीटी से भी हमारा पूरा शरीर बैंड होता है, पूरे शरीर के ऑर्गन हिलते हैं, उनका सर्कुलेशन अच्छा होता है। और योगासन है, जो अलग अलग आसन है, वो अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग पोज है, जो अलग अलग चीजों के लिए हमें काम में आते हैं, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को ठीक रख सकते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं। एक आसन ऐसा जो हम खाने के बाद भी कर सकते हैं, और वो हमारे गैस, एसिडिटी, डकार वगैरह इनसे हमारी रक्षा करता है, वो है वज्रासन। वज्रासन हमेशा खाने के बाद 5 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे हमारा खाना ठीक से पचेगा और हमें तकलीफें कम होगी। इस प्रकार से हमारा जो ये हमने धरती से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड जो चीजें देखी हैं, उनको खाने से बैलेंस आहार लीजिए। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, यानी जिसमें सभी, और हम जीवन में हर बीमारी से, हर चीज से लड़ सके। इसके साथ साथ अब हमारा दूसरा एलिमेंट, दूसरा तत्व आ जाता है। हम धरती के साथ समन्वय करके हमने क्या क्या चीजें देखी और क्या क्या मिली, इन सबको आप भी यूज कीजिए। वैसे ही जल, आप भी जानते हो कि ये पानी हमारे लिए, वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। इस पानी में फ्लो रहता है, ये कभी भी एक जगह नहीं टिकता, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो समुद्र में हो। हमारी धरती जो है, उसके आसपास पानी है, वो पूरा पानी घूमता ही रहता है, वो पानी कभी रुकता नहीं। हमारे शरीर के अंदर भी पानी है। हमारा जो ब्लड है, वो एक पानी में ब्लड सेल होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। तो वो प्लाज्मा भी है, वो भी एक पानी का टाइप है। हमारे लिम्फ्स के अंदर भी पानी होता है, जिसमें लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लिम्फेटिक वेसल है, उसके अंदर भी पानी रहता है। हमारा किडनी भी बहुत सारा पानी होने के कारण ही चीजों को पानी के साथ यूरिन के रूप में बाहर निकालती है, जो अनवांटेड चीजें हैं। इसलिए किडनी के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी थोड़ी ज्यादा उम्र के बाद किडनी डैमेज ना हो, आपकी किडनी अच्छी रहे, तो किडनी ज्यादा कुछ नहीं मांगती है, आपसे बोलती है कि आप पानी पियो। तो आप अगर अपनी किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो उसको चीजें जो टॉक्सिन्स है, उसका काम है उसको बाहर निकालना, फिल्टर करना। तो उसका काम उसको अच्छे से करने दो। आपको खाली पानी पीना है, थोड़ा सा, थोड़ा पानी पियो और किडनी को खुश रखो। वो सुखी, उसको खुश रखने से आपकी किडनी आपके जिंदगी भर मदद करेगी आपको। इसी प्रकार से हमारा सलाइवा है, सलाइवा जो है उसके अंदर भी पानी होता है। तो हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, करोड़ों करोड़ों सेल, उनके अंदर भी पानी होता है, उनके बाहर भी पानी होता है। अंदर पानी यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और बाहर यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो अंदर बाहर सब जगह पानी होता है। हमारे हर ऑर्गन के आसपास फ्लूइड होता है। हमारे हर ब्लड वेजल्स में, लिम्फेटिक वेजल में पानी होता है। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में 70 से 75, 75% तक पानी होता है। और इसीलिए हमें पूरे दिन में एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग 1 लीटर पानी पीते हैं, 2-3 गिलास पानी पीते हैं। उसके अलावा हमें पूरे दिन में तो कम से कम 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि कोई हार्ट पेशेंट है,
कोई किडनी पेशेंट है या किसी को लीवर का प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस वगैरह है, तो उनको डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन दिए होते हैं, उनको सिर्फ 1 लीटर 1.5 लीटर ही पानी पीना होता है। तो प्लीज वो व्यक्ति 3 लीटर पानी नहीं पिएगा, जैसे डॉक्टर के कहने अनुसार ही चलेगा, क्योंकि वो बीमार है। इस प्रकार से ये जो पानी हम पीते हैं, तो ये हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए कैसे काम, तो ये हमारे सलाइवा में जब जाता है, तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि हम खाते पीते हैं, तो हमारे सलाइवा हमारे खाने पीने के इसमें से जो भी दुश्मन आ गया, पैरासाइट या वायरस, उनको खत्म करता है। वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो ये पानी रहता है हमेशा ब्लड के अंदर, तो वो भी हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारे जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो भी उतना ही रहता है। अगर ये पानी कम ज्यादा हो जाए शरीर के अंदर, तो हमारा टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। वैसे ही हमारे जो टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट, हर जगह पे पानी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो जॉइंट है वो उसमें लुब्रिकेशन के लिए भी पानी की जरूरत होती है। स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड जा रहा है, CSF है, उसको भी पानी की जरूरत है। हमारे इवन हमारे बोन को पानी की जरूरत है। बोन सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, आर्थराइटिस होता है अगर हम पानी नहीं पीते हैं। ऐसे ही हमारे बताया कि हमारे यूरिनेशन के लिए, हमारे शरीर से जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो क्लियर रहे, वो साफ रहे, वहां के जो अंदर की जो लेयर है इंटेस्टाइन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको भी पानी की जरूरत है। अगर वो पानी अच्छा वहां होगा, वो म्यूकस अच्छा होगा, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर अनवांटेड चीजें स्टूल के रूप में अच्छे से बाहर निकलेंगी, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से डाइजेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। जो अगर डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पूरे दिन में हमें पानी 3 लीटर पीना जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी पानी की आवश्यकता है, प्लाज्मा के लिए, जिसके कारण ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, जो पूरी बॉडी को अच्छे से मिले। मेटाबॉलिज्म रेट भी हमारा बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म रेट यानी जो भी चीज हमारे अंदर आई वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक से सारे सेल्स को मिली और बेस्ट चीजें को बाहर निकाल दिया। इसका एक रेट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, यानी कैल्शियम हमने खा रहे हैं या कैल्शियम हमारे शरीर में है, वो कम नहीं हुआ, लेकिन उसका काम बिगड़ गया। काम बिगड़ गया यानी जहां कैल्शियम जाना चाहिए बोन के अंदर नहीं जा रहा है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां कहीं मसल्स में, कहीं पैर की हील में, कहीं हाथ के इसमें जमा हो जाता है, कहीं किडनी के अंदर जमा होता है, जो स्टोन के रूप में हमें बाद में दिखता है। तो इस प्रकार से पानी के कारण हमें जो हमारा बॉडी के जो सेल्स हैं वो जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो हर सेल को पानी चाहिए। इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन ना हो, हमारे सेल बेचारे प्यासे ना मरे, इसलिए हमें हमेशा पानी की जरूरत शरीर को रहती है। ये पानी जो है बताया गया इतना जरूरी है शरीर के हर एक सेल के, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो कितना पीना है, कब पीना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसमें हमें पूरे दिन में मैंने बताया 2.5-3 लीटर पानी पीना ही है, लेकिन वो पानी बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि खड़े होके पानी पीने से जो हम पानी पीते हैं वो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे जाता है। नीचे की साइड में अगर ज्यादा गया तो हमारे पैरों की साइड के जो मसल्स हैं वहां तक वो पानी अगर गया, तो मसल सेल में या ब्लड वेजल्स में पानी अगर ज्यादा चला गया, तो वहां पर कुछ न कुछ पानी ज्यादा होने से कुछ चीजों की कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारे काफ मसल में पेन होता है। जैसे कुछ सोडियम है, कैल्शियम है, ये अगर कहीं भी ब्लड में कम हो गया, पानी की मिकदार ज्यादा हो गई, तो फिर हमारे सेल्स हैं उनको तकलीफ होती है और फिर हमें दर्द शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी खड़े होके पानी
पीना है, हमें हमेशा बैठ के पानी पीना है। पानी बहुत, क्योंकि पानी के अंदर हमारा सलाइवा मिक्स होना चाहिए। कहा जाता है कि जो खाना है उसको पियो और जो पानी है उसको खाओ। इवन बंगाल साइड में तो मुझे लगता है वो पानी को खाबो ही बोलते हैं, मतलब खाओ उसको। तो खाना यानी उसको धीरे धीरे स्लो स्लो एक एक घूंट लेके पानी को पियो, ताकि वो हमारा जो सलाइवा है वो अंदर ज्यादा से ज्यादा जा सके और हमारे अंदर के सेल्स को भी वो मदद करता है। अगर हमने खाना किया है तो उसको पचाने में मदद करता है, और बाकी के जो सेल्स हैं उनके अंदर, सलाइवा के अंदर इतनी चीजें होती है कि वो हर सेल्स के लिए मदद करता है उसके प्रोटेक्शन में। तो वैसे ही हमें एक ग्लास रोज डिटॉक्सिफाई वाटर लेना चाहिए। अब ये डिटॉक्सिफाई वाटर यानी क्या? एक ग्लास साफ पानी लो, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा डाल दो तो वो अल्कलाइन वाटर हो गया। उसको रखो थोड़ी देर, उसमें हरा धनिया डाल सकते हो, उसमें पुदीना डाल सकते हो, उसमें कड़ी पत्ता डाल सकते हो, कोई भी हरे जो चीजें हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। इस प्रकार से अजवाइन का पत्ता है, ऐसे कोई भी पत्ते अगर आप पानी में डाल के रखते हो थोड़ा देर और उसको रोज एक गिलास पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर से हर कचरा, यानी जो ही नहीं होगी, इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो जाएगी, हमारा जो पीएच है वो बैलेंस रहेगा। तो इस प्रकार से सिस्टम को अच्छा रखिए, और उसको अच्छा रखने के लिए पानी की जो जरूरत है उसको आप पूरा करिए। अगर आप पानी नहीं पीते हो, आप 2 दिन किसी पौधे को पानी नहीं डालो। आज गर्मी है ना अभी बहुत, तो 2-3 दिन आपके बहुत सारे फ्लावर के पौधे लगाए हुए हैं, कुछ तुलसी लगी है, उसको 2-4 दिन पानी नहीं डालो, देखो क्या हाल होगा। पत्ते सूख जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएगा। हमारी हालत भी वही है, हमारे शरीर के सेल सूख जाएंगे, हमारे ऑर्गन बिगड़ जाएंगे, और पानी के बिना सारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो। तो ध्यान रखिए, ये जल जो है ये जीवन है, और इस जीवन को आप आत्मसात करो और अच्छे से पानी पियो। पानी और अग्नि, अब सोचिए, कहाँ पानी है ठंडा जो ठंडा करता है हर चीज को, कहाँ अग्नि जो भड़काती है। तो हमारे शरीर में ये अग्नि का बहुत बड़ा रोल है। जठराग्नि यानी मेरे शरीर के, हमारे स्टमक के अंदर एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं HCl। वो हमेशा जलती रहती है, और वो जो HCl है वही है जो हमारे हर एक खाने पीने की चीजों को अच्छे से पचाती है और पूरे शरीर को देती है। पूरे शरीर के हर एक सेल को जठराग्नि के कारण न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये जठराग्नि अग्नि का प्रतीक है। वो जठराग्नि जो है, हम कहते हैं कि हम जो हमारा भोजन है वो ब्रह्म कर्म है। तो ये जठराग्नि एक यज्ञ कर्म है, जिसमें हम जो और खाते हैं वो उसमें आहुति डालते हैं। तो जो भी चीज हमारे अंदर जाती है, तो सोचो कि कोई भी चीज हो, वो हमारे शरीर को उपयोगी और हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, ये सोच के ही खाओ, और उसको अच्छे मन से खाओ। ऐसे नहीं कि करेला है हमको पसंद नहीं, नहीं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है इसलिए उसको खाना ही। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, फूड को पचाता है, और फिर ये आगे जाके इंटेस्टाइन में जाता है। वो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर के हर एक सेल को वो मिलता है, और हर सेल को वो जो खाना पीना हमने खाया उसके जो भी तत्व हैं वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो अगर हम उस अग्नि को जलता रखेंगे तो हमारा पीएच लेवल 3 से नीचे रहेगा, और हमारा हर चीज, अगर आप पत्थर भी खाओ तो बोलते हैं HCl में पच जाते हैं। अगर हमारा पीएच 3 का हो
14 लेवल से नीचे हो। तो इसी प्रकार से अगर हम कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट चला भी गया अंदर गलती से, तो वो भी वहां बचेगा नहीं, वो भी पूरी तरह से वहां खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और इसीलिए हमें जो इस अग्नि को बचाना है, इसको ठीक से रखना। इसके लिए हमें इस अग्नि को ठीक से ये जलती रहे, ये हमारे शरीर में अच्छे से काम करते रहे, इसलिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है, ताकि ये अग्नि जलती रहे, यहाँ यज्ञ कर्म होता रहे और उससे हमारा शरीर निरोगी रहे। तो हमें खाना चबा के खाना है और धीरे धीरे खाना है। उसके साथ साथ टाइम पे खाना है, बिना टाइम पे खाना, गलत टाइम पे नहीं खाना है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर का जो हमें बताता है टाइमिंग के बारे में। हम अगर किसी चीज को खाते हैं, 8 बजे हम नाश्ता सुबह रोज करते हैं, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर हमने टाइम पे नहीं खाया तो 8 बजे हमें भूख लगती है, और 8 बजे के बाद अगर 9 बजे खाते वो भूख मर जाती है। तो हमारा शरीर जो है उसका एक बायोलॉजिक लॉक है जो हमको बताता है, 8 बजे इंडिकेशन देता है कि आप खाओ, नाश्ता करो। वैसे ही खाने का टाइम लंच का और डिनर का होना चाहिए। अगर हम टाइम पे खाते हैं तो टाइम पे पचता है और हमारा शरीर हमें कहता है, पर हम बिना टाइम पे खाते तो हमारा शरीर हमें इंडिकेट नहीं करता है, हमें संकेत नहीं देता है कि आपको ये टाइम पे भूख लगनी चाहिए, भूख मर जाती है। ऐसे ही हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी संतुलित आहार, उसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। नेचुरल डाइट हो, यानी प्रोसेस जो की हुई चीजें, पकाई तली, ये कम खाओ, और नेचुरल जो नेचर में जो दिख रही, जो मिलती हैं, उनको लेके ज्यादा खाओ। फ्रेश चीजें खाओ, गरम खाओ। ठंडा खाना हमारे बॉडी को सूट नहीं होता है, तो गरम बनते ही उसको खाना अच्छा है। उसके साथ साथ फ्रेश चीजें हो, बासी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, वो हमें सूट नहीं होंगी शरीर को, फिर हम बीमार होंगे। तो वैसे ही ठंडे आइटम, पानी हमें खाने के साथ नहीं पीना है, क्योंकि मैंने अभी बताया ठंडा पानी, गरम अग्नि, तो अग्नि को ये पानी बुझा देगा, ठंडा कर देगा, हमारा जो पीएच नीचे जाना चाहिए, हमारा HCl का को न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए हमें पानी नहीं पीना है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, हम खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं बहुत बार, तो खाने के बाद तुरंत अगर हमने आइसक्रीम खा ली तो हमारे खाने के अंदर वो चली गई, तो हमारे जो स्टमक के जितने भी काम है, जितने भी एंजाइम है, वो आइसक्रीम को ठंडा कर गर्म करने में लगेंगे, वो खाने को पचाने में नहीं लगेंगे, क्योंकि उसको उस टेम्परेचर में ही खाना पचेगा। तो HCl पूरी तरह से स्लो हो जाएगा और जो एनर्जी है वो आइसक्रीम को गर्म करने में चली जाएगी और हमारा खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो ये याद रखिए आप लोग, सभी लोग, कि हमें खाना चबा के खाना और किस तरह से खाना है, और ठंडे आइटम कोई भी हमें पीने नहीं है, और हमारी ये जठराग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए और उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ है, इसके बाद है हमारा चौथा तत्व, वायु। वायु, इसे हम प्राण वायु कहा जाता है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में होती है। इसके बिना हम खाना और पानी के बिना हम कुछ टाइम, कुछ दिन निकाल सकते हैं, इसके बिना हम कुछ पल भी नहीं निकाल सकते। ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट तत्व है। ये जो हवा है नाक से जाती है, एक प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि नाक से हवा अंदर गई और हमारा जो ट्रकिया बोलते हैं, जो हवा की नली है, उसके अंदर जाके ये 2 भाग में डिवाइड होके लंग्स में चली जाती है। हमारे 2 लंग्स होते हैं, तो फेफड़े बोलते हैं जिनको, उनमें चली जाती है, और वहां जाके वहां एक छोटे छोटे से गुच्छे जैसे ऑर्गन है, छोटे छोटे, जहां ये चेंज होती है। हमारे पूरे शरीर का इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट के राइट में, और वहां से हार्ट उसको वापस प्योर होने के लिए लंग्स में भेजता है। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है उसका, और जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड आया है
उसका एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्ट ने भेजी थी वो नाक से बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन जो नाक से आई थी वो हार्ट में चली जाती है, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हार्ट उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, भेजता है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन हमारे ब्लड के द्वारा हर एक छोटे से छोटे सेल में भी पहुंचती है। तो ये कम क्यों हो जाती है? ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम होने का कारण क्या होता है? बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पोल्यूशन है। मैं खुद हमारे क्लिनिक जाती हूँ हमेशा सुबह शाम। तो पहले काफी स्टार्टिंग में मैं ऑटो से जाती थी, सुबह ऑटो से गई, ऑटो से फिर दूसरी जगह गई क्योंकि यहाँ क्लिनिक है वहाँ क्लिनिक है, फिर ऑटो से तीसरी जगह गई, वहां से घर ऑटो में आई। तो शाम तक मेरा सिर भारी होता था, ऐसा लगता था सर दर्द हो गया है। और इसके कारण फिर मतलब ऐसा मुझे लगने लगा कि मुझे ऑक्सीजन जैसे कम हो रही है। घर आने के बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करने के बाद वो तुरंत सर दर्द ठीक हो जाता था। तो ये पॉल्यूशन के कारण शरीर के अंदर कम होता है। जो लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या कलर जहाँ होते हैं वहां काम करते हैं, या जिनकी लो लंग्स कैपेसिटी यानी जिनको अस्थमा वगैरह है या ब्रोंकाइटिस है, तो लंग्स के ही अगर सेल वीक होंगे तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर पहुंचेगा नहीं, तो एक्सचेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से जो स्मोकिंग है या टबैको खाने वाले या अल्कोहल लेने वाले हैं, उनके कारण भी हमारे लंग्स और हमारे लीवर पे असर होता है। और हमारे शरीर के अंदर लंग्स वीक होने से, क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, ये सेल हमारे जिंदा है और हमारी हर बात को समझते सुनते हैं। जैसे हमारा दिमाग है, ऐसे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है सेल के, जो उसका दिमाग होता है, उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं हमारी तरह। तो इस प्रकार से ये जो सेल है ये हमारे विचारों को समझते हैं, हमारी भाषा को भी समझते हैं। तो जब हम गुस्सा होते हैं बहुत ज्यादा, तो उस गुस्से के कारण हमारे शरीर को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मतलब जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, जिसके कारण लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लो हो जाती है। और गुस्से के बाद अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, हमारे ब्रेन को भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होने से वो कुछ भी काम कर डालते हैं। गुस्से में मारा किसी को भी, बाद में दुख लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो गुस्सा है, वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, ये सभी चीजें हमारे शरीर पर असर करती हैं। इसमें ऐसा है कि अगर हम कहीं दुखी हैं हम, तो हमारे शरीर का हर सेल दुखी हो जाता है। आपको कोई दुख भरी खबर मिली, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि आपका स्टमक के सेल दुखी हैं, आपके लीवर के सेल दुखी हैं, आपके पेनक्रियास के सेल दुखी हैं, और वो दुख के कारण वो खाना खा नहीं पाते, वो आपको खाने को रिजेक्ट करते हैं। और उस टाइम अगर आपने जबरदस्ती, लोगों ने खाना किसी ने खिला दिया, तो वो बाहर को आता है, क्योंकि वो एंजाइम बन ही नहीं रहे ठीक से। इसके अपोजिट में आप खुश हो, अगर कहीं आप किसी की शादी में जा रहे हो और आपके साथ का सारा एनवायरनमेंट बहुत खुश है, आपके साथ कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो आपका खुशी का वातावरण है, और वहाँ खाने में बहुत सारे आइटम शादी में बने हुए हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके सभी ले लेते हो और सब कुछ खाते हो। बाद में आपका एक फ्रेंड है जो आपको आइसक्रीम खिला देता है, एक दूसरा फ्रेंड आता है, भाई आपने गुलाब जाम तो खाए नहीं, प्लीज बहुत अच्छे हैं, ये भी खा, वो भी खा लेते हैं, और हमें कुछ नहीं होता, हमारा सारा खाना पच जाता है ठीक से। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक के सेल खुश हैं, हमारे लीवर के सेल खुश हैं, हमारे सारी बॉडी के सेल खुश हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंगर हमारे दुश्मन, ये हमारे शरीर के पूरे शरीर के ऑर्गन को, सिस्टम को बिगाड़ने वाले हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बोलने वाली, मैं भी अभी बहुत बोल रही हूँ कब से कंटिन्यू। तो ऐसे जो टीचर्स होते हैं, लॉयर तो बहुत जोर जोर से चिल्लाते भी हैं, और कंसल्टेंट हैं जो कंटिन्यू बोलते हैं, उन लोगों को भी ऑक्सीजन की कमी होती है। बोलते बोलते कंटिन्यू सांस जाती ज्यादा है, आती कम है।
और इसके कारण ऑक्सीजन लेस होता है। हमें हर 10-15 मिनट के बाद लगता है कि पानी पिए, ताकि हमारे पानी के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल सके। तो एलर्जिक इलनेस जो होती हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स के कुछ प्रॉब्लम है, फाइब्रोसिस है, ऐसे इसमें भी, क्योंकि लंग्स ही बेचारा बीमार है, या एलर्जी में सारे जो सेल्स हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेस हो जाती है शरीर के अंदर। तो उसके कारण भी हमें फिर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। हमें क्या क्या तकलीफ होती है, हमें जो हमारे शरीर के सारे जितने भी सेल हैं उनमें अगर हमें तो कम हो गया तो हमें वीकनेस फील होती है, और उसके कारण हार्ट पे भी असर होता है। हार्ट का फंक्शन स्लो ज्यादा हो सकता है। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट बहुत जोर से धड़धड़ करता है, क्योंकि उसको काम ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन कम हुई तो उसके सेल घबराते हैं और फास्ट काम करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो भागते हैं ज्यादा। वैसे ही बहुत ज्यादा हेडेक, और कई बार तो अगर कहीं किसी को मैंने देखा है हार्ट अटैक के बाद 2 मिनट के लिए अगर हार्ट बंद हो गया, 1 मिनट के लिए बंद हो गया, तो ब्रेन डैमेज होता है, कोमा में आदमी चला जाता है। बहुत बार ये हुआ है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको वीकनेस होती है। तो इसके लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए, हमें वीकनेस ना हो, सर दर्द ना हो, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें जल्दी उठना है सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हमारा जो शरीर है, वो जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनसे ऑक्सीजन सुबह के टाइम में बहुत अच्छी निकलती है। सूरज उगने के बाद धीरे धीरे वो ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन और उस समय वातावरण बहुत अच्छा रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए हमें सुबह के टाइम पे अच्छी तरह से डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी आपको पता होना चाहिए कि किस एक्सरसाइज से ऑक्सीजन बढ़ेगी और किससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ सुन के देख के टीवी पे नहीं करनी है, तो उसको एक्सपर्ट के साथ बात करके ही करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है, बॉडी को स्ट्रेच करो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो हमें शॉर्ट ब्रीथ जो है, छोटे छोटे सांस, ऐसे जो हम डरते हैं, इसमें घबराते हैं या गुस्से में सांस लेते हैं, तो हमें भगवान ने कहा है, ये हमारा एक जो मुहावरा है कि भगवान जितनी सांसें हमारी जो है उन पे भगवान का अधिकार होता है, जितनी सांसें हमें दी गई हैं भगवान ने, उतनी सांसें पूरी होने के बाद हम इस दुनिया में नहीं, हमारे प्राण खत्म हो जाते हैं। तो जितनी सांसें गिन के भगवान ने दी है, तो हम छोटी छोटी सांसें लेके हम अपने लाइफ को कम कर रहे हैं। जितनी लंबी डीप ब्रीदिंग उतनी लंबी उम्र, ये याद रखिए कि आपको ब्रीदिंग अच्छी डीप लेनी है और आपको अपनी उम्र बढ़ानी है। तो इसी प्रकार से जो नेचुरल गैसेस हैं वो भी एक वायु है, यानी पार्ट्स हैं या वर्ब हैं, तो इनको भी कभी रोकना नहीं है। ये अनवांटेड चीज है जो शरीर के अंदर किसी गलती से, इनडाइजेशन से पैदा हुई है, तो उनको कभी भी रोकना नहीं है, उनको निकलने देना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको जैसी चीजें कभी भी नहीं लेनी है। आप अपनी शरीर में ऑक्सीजन को इंक्रीज करो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। अब हमारा अंतिम जो तत्व रह गया है वो है आकाश। आकाश यानी क्या? आकाश यानी ब्रह्मांड, यानी सृष्टि, जो पूरी सृष्टि है, कॉस्मोस, या जो हमारे आगे, मतलब जो आसपास का जो हमारा वातावरण है वो। तो ये जो है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतरात्मा के लिए होता है।
यानी हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारी पॉजिटिविटी के लिए, हमारी खुशी के लिए ये तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मतलब आवाज जो है, आज की दुनिया जैसे संगीत कोई हम सुनते हैं, कोई ओम चैंटिंग होती है, तो ये हमारे ब्रेन को बहुत शांति देने वाली है। ये जो है ये पूरे यूनिवर्स में यानी सृष्टि में ये पावर होती है। हम इसको महसूस भी करते हैं, इस पावर को। हम जब भी कोई प्रार्थना करते हैं हमें बहुत शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई पावर मिली। हम हमारा जो अंदर का सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, वो इससे रेगुलेट होता है, वो इससे अच्छी तरह से बैलेंस होता है। हमें निगेटिव थॉट आते ही नहीं है। मैंने जैसे अभी बताया कि हम अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये भी हमें मदद करता है। हम अगर हमारे ब्रेन को अगर शांति होती तो हमारा पूरा शरीर भी शांत रहेगा। दुखी, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे जो सेल्स हैं वो दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें हमेशा सोच को अच्छा रखना है, हमारा पॉजिटिव रहना जरूरी है। हमारे हर सेल पॉजिटिव और खुश रहेगा अगर आप उनकी बात सुनोगे और उनका मानोगे। जैसे हम अगर पॉजिटिव और खुश रहते हैं तो हमारे बॉडी का हर एक सेल खुश रहता है। तो ये यहाँ पर बताया, इसे अलग अलग इमोशन से आपको चार्ट दिया हुआ है कि क्या क्या तकलीफें होती है, कौन सा हमारा ऑर्गन बिगड़ जाता है। तो ये जो स्पेस है इसमें हम अपने अंदर का मतलब पॉजिटिविटी जो है वो हमारे शरीर को फ्लरिश करती है, हमारी बॉडी को अच्छा रखती है। इसमें मेडिटेशन है, मेडिटेशन से हमें मानसिक शक्ति। नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख के हमें बहुत खुशी होती है। आप समुद्र के किनारे जाओ, आप किसी पहाड़ पे जाओ, आप कहीं जहाँ गार्डन है वहां जाओ, किसी पौधे के फूल को देखो, एक अलग ही शांति हमें मिलती है, अलग ही संतोष मिलता है। तो इस प्रकार से जो म्यूजिक है, अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हो जिससे आपको खुशी होती है तो वो म्यूजिक भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो चीजें हैं इसके साथ साथ हमें नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। नींद के कारण हमारा जो शरीर है, जब हम सोते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो, और जो भी हमारे शरीर के अंदर टूट फूट हो गई है, हमारे सेल्स में डैमेज हुआ है, वो हमारी नींद में वो सारा रिपेयरिंग होता है, तो हमारा शरीर फिर से नया होके काम करता है। तो नींद भी अच्छी होनी चाहिए। तो नींद अच्छी होने के लिए हमें, अगर हम इन चीजों को ध्यान धारणा करें, चैंटिंग करें, म्यूजिक सुने, तो इन चीजों से हमें साउंड स्लीप आएगी, अच्छी नींद आएगी, शांति की नींद आएगी, और जिससे हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह हम ये 5 एलिमेंट हैं जिनको हमारे शरीर में उतारें, उनके साथ हम चलें, उनको सोचें समझें और उनको आत्मसात करें, और उसके साथ चलने से हमारा शरीर हेल्दी होगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत हाई होगी, और हम किसी भी मुसीबत से, कोई भी बीमारी हमारे सामने खड़ी हो तो वो निकल जाएगी। इस प्रकार से ये 5 एलिमेंट का हमारे शरीर को क्या काम है वो हमने बताया, आपने सबने सुना। आपको ये पीपीटी भी भेजी जाएगी जिसके कारण यहाँ जो लिखा हुआ है वो आप अपने जीवन में उतार सको, और उसके बाद क्या असर हुआ 2-4 महीने में मुझे फीडबैक दीजिए। इसके साथ साथ मैंने जो चीजें बताई, आपने खाना है, पानी पीना है, अपने आप को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना, सब चीज अच्छी है। इसके साथ साथ एक यूनिक चीज है जिसको मैंने सीखा था डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी से। उसका नाम है डॉक्टर लाजपत राय मेहराज न्यूरोथेरेपी। और इतना सब बताने के बाद मैं न्यूरोथेरेपी के बारे में ना बताऊं तो ये तो मैं खुद के साथ अन्याय करूं।
तो इसीलिए ये जो हमारे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं, ये पंजाब में अमृतसर में हुए थे। इनका पीपीटी पे दिख रहा है कि स्लाइड पे कि जन्म वगैरह इनका हुआ, और ये उनकी ओरिजिनल टेक्निक है। ये प्योर भारतीय तकनीक है जो डॉक्टर मेहरा जी ने मतलब आत्मसात की, उसको फैलाया पूरे भारत में। तो ये जो न्यूरोथेरेपी है, ये हमारी बॉडी को कैसे हील करती है, कैसे हम अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। बॉडी के कुछ न कुछ कारणों से, मैंने बहुत सारे कारण पहले कुछ जो पीपीटी थी उसमें बता चुकी हूँ कि बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमारे शरीर का नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया कि विचार, गुस्सा, स्ट्रेस है, हमारे खाने पीने की आदतें हैं, हमारे टेंशन है, ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ती हैं, और उसके कारण हमारे जो शरीर के ऑर्गन है उनका फंक्शन स्लो हो जाता है। कोई इन्फेक्शन अंदर गया, वो निकल गया, लेकिन उसने एक ऑर्गन को डैमेज कर दिया। कोई हम दवाइयां खाई, वो हमारे लीवर को थोड़ा बहुत तो डैमेज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ऑर्गन स्लो होते हैं, और उनसे ऑर्गन से जो केमिकल, एंजाइम या हार्मोन्स बनने चाहिए जिनसे हमारा शरीर हेल्दी रहता है, वो ठीक से नहीं बनते, और इसीलिए हम बीमार होते हैं, हमारा शरीर इनबैलेंस होता है। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है? तो न्यूरोथेरेपी हमारे शरीर के पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर पॉइंट मेहरा जी ने बनाए, उन पॉइंट को हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू प्रेशर। प्रेशर के थ्रू उन ऑर्गन को एक्टिवेट किया जाता है। धीरे धीरे उस ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई बढ़ता है, उस ऑर्गन का फंक्शन स्टार्ट होता है, उसको ब्लड सप्लाई के कारण न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अच्छे से मिलने लगते हैं। उसके साथ साथ आपकी पॉजिटिव सोच है जो उसको ठीक है, और वो ऑर्गन ठीक होने से, ब्लड सप्लाई ठीक होने से, वहां फिर से जो केमिकल, हार्मोन्स या एंजाइम था वो वापस बनने लगते हैं। तो इसका जो प्रेशर है वो 6 सेकंड का पर्टिकुलर टाइम रहता है उसका, जिससे हम वो उसके बहुत सारे फॉर्मूले बने हुए, फॉर्मूला इन द सेंस जो शरीर के अंदर दवाइयां हैं जो हम बाहर से लेते हैं। जैसे कोई क्लॉट कहीं हो गया, ब्रेन में क्लॉट हुआ तो पैरालाइज हो जाएगा, लेकिन वो क्लॉट के लिए डिसॉल्विंग फैक्टर बॉडी के अंदर है, पर हमें वो बन नहीं रहा, इसलिए बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है हिपेरिन का, या दवाइयां आइकोस्प्रिन खानी पड़ती जो हमारे ब्लड को पतला करती है। लेकिन ब्लड के अंदर जो डिसॉल्विंग फैक्टर है, हम उसको ही एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कुछ ऑर्गन में है तो हम उन ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं प्रेशर देके। धीरे धीरे वो ऑर्गन के अंदर से वो चीजें बनने लगती हैं, वो जो सेल्स हैं वो हिपेरिन को बनाने लगते हैं, और वो हमारी बॉडी का, क्योंकि रियल हिपेरिन है, तो वो उस क्लॉट को डिसॉल्व करेगा और वो पेशेंट ठीक हो। इस प्रकार से हमारे हर एक कोई भी शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी मेडिसिन हम ऊपर से खाते हैं, वो शरीर के अंदर ही बन सकती हैं, और ये बनाने का काम न्यूरोथेरेपी करती है। अभी हम आज इम्यूनिटी के बारे में सीखे, इम्यून सिस्टम्स के बारे में सीखे, तो हमारे शरीर में न्यूरोथेरेपी के हिसाब से हमारा बेसिक ऑर्गन है लीवर। क्योंकि हमारे कोई भी ऑर्गन है, उनको कोई भी चीज देनी हो तो ये लीवर हमारा स्टोर रूम है, इसके अंदर सब चीज स्टोर रहती है। तो इसलिए मेरा जो विचार है कि सबसे पहले हम स्टोर रूम को तो ठीक करें, वहां से हमें चीजें मिलेंगी। तो स्टोर रूम में हमें जो भी हमारा किराना है, जो भी हमारा अनाज है, भरना है, यानी हमने जो कुछ खाया पिया वो पच गया। पचने के बाद हम गिन के नहीं खाते हैं, माप के नहीं खाते, हमने नमक खा लिया या शक्कर खा ली, तो हर एक ऑर्गन को वो शक्कर मिल गई, हर एक सेल ने भी ली, उसके बाद भी बच गई, तो वो हर सेल में थोड़ी थोड़ी जमा हो, फिर भी बच गई, तो बाकी लीवर में स्टोर हो गई। फिर जब हमें जरूरत है लीवर लेता है। वैसे ही हर एक चीज लीवर के अंदर स्टोर होती है। तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें सबसे पहले लीवर को एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि वो दूसरे ऑर्गन को जो चीजें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो ब्लड में दे सके। तो इस प्रकार से ये जो
हमारे पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट है, न्यूरोथेरेपी वाले सभी जानते हैं। इसमें अलग अलग स्लाइड्स हैं जो इम्यून सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन काम करते हैं, हमारे सेल्स काम करते हैं, उनके लिए ये 3 स्लाइड्स हैं। ये जो लास्ट वाली स्लाइड्स है, ये जो न्यूरोथेरेपी वाले लास्ट वाली स्लाइड, इसको मैं आप सभी के लिए वीडियो बना के भेजूंगी। जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं उन सभी को वीडियो बना के भेजेंगे, और बाकी जो न्यूरोथेरेपी में नहीं है उनको सभी जो पॉइंट है उनका वीडियो बना के भेजा जाएगा। वो कल तक मैं भेज दूंगी, ताकि आप इसको देख के आप अपने आप को ट्रीटमेंट दो, अपने घर वालों को ट्रीटमेंट दो, और अपने अगर सिर्फ लीवर की भी ट्रीटमेंट देते हो आप लोग, तो आपका पूरा लिम्फेटिक चैनल चालू हो जाएगा। आप 2 महीने सिर्फ 1 पॉइंट लीवर जो मैंने बताया उसको सुबह शाम 2 टाइम दो, तो आपका 1 महीने बाद आप मुझे बताओ आप में क्या क्या चेंजेस आए। आप खाना नहीं खा पा रहे हो, भूख नहीं लग रही है, थकान महसूस हो, कोई भी कारण हो, आप लीवर